नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका ड्यूरेशन 30 टू 35 मिनट्स रहने वाला है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी पे जेईई मेन हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है या इस प्रॉपर्टीज का यूज करता है। तो शांति से पूरा सेशन देखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन इस पे आया, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यार, इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। जहां पे पोटेंशियल समान हो और आगे क्या लगा है, सरफेस। देखो, कुछ भी हो उसके नेम में ही मतलब छुपा होता है। ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलो उसको मैं वर्ड के फॉर्म में लिखता हूं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। क्या है अपना डेफिनेशन? ऐसा सरफेस, सरफेस कोई भी सरफेस, सरफेस ऑन विच, ऐसा सरफेस जिसपे हमारा पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। और हर जगह ही नहीं कि कहीं हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल और सेम। ठीक है, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे? और ये कहाँ पे होना चाहिए? एवरीवेयर, ऐसा नहीं कि कहीं है और कहीं नहीं। अगर जैसे 5 वोल्ट आ रहा है तो 5 वोल्ट हर जगह पे होना चाहिए, एवरीवेयर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे सरफेस दिखा रहा हूँ, ये मान लेते हैं कोई हमारा एक सरफेस है। डायपोल में हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किए थे। अब देखो, ये सरफेस है, ये अगर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे, सबका पोटेंशियल क्या आने वाला है? सबका पोटेंशियल सेम आने वाला है। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे भी वोल्ट है, तो यहाँ भी वोल्ट होगा, यहाँ भी वोल्ट होगा, यहाँ भी वोल्ट होगा। इस सरफेस पे कहीं भी आप देखोगे, हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है। ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब चलिए देखते हैं कि चार्ज के कारण हमारी कैसे बनती है। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? जो चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे ना, चलो पहले हमने सारा कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब कहाँ से देखा था? पॉइंट चार्ज। तो इसको भी हम ले लेते हैं पॉइंट चार्ज से। अब कोई भी पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, हमारी मर्जी, जो हमारा मन करेगा उसको लेंगे। तो मैं ले लेता हूं कि एक प्लस क्यू हमने कहीं भी इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, स्पेस में। ठीक, अब आप बताओ, जो इसके सराउंडिंग हमारी पोटेंशियल लाइनें आएंगी, वो इसके सराउंडिंग आएंगी कि नहीं? अलग अलग पोटेंशियल पूरा बनेगा। तो मैं मान लेता हूं ए चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर है। स्फेरिकल फॉर्म में बनाती है ना, याद होगा, हर डायरेक्शन में सेम जाती है। अगर उसको हम प्लॉट करेंगे, एक स्फीयर ऐसा प्लॉट करते हैं जिसका रेडियस हम ले लेते हैं, कितना है? आर। किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी, जहां आपकी मर्जी हो, इधर भी आप रेडियस लोगे आर। अगर स्पेयर है, देखो ये सारी चीजें कहां पे हो रही हैं? 3D हम मान ले रहे हैं, हमारा एक कैसा है? 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक, मान लिए एक स्पेयर है जिसके सेंटर पर हमारा चार्ज क्यू है। यहाँ से जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आती हैं, उसी पे तो पोटेंशियल बनता था, वही है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका पॉइंट दे दूं 1 2 3 4, तो आप बताओ जो ए पोटेंशियल आएगा, अगर यहाँ पे एक हमारा क्यू के कारण आर दूरी पर, अगर आपको पोटेंशियल लिखना होता, कैसे लिखते थे? के क्यू बाई आर, यही करते थे ना। ऐसे ही आप अगर ये चारों पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे, तो देखो, के हमारा कांस्टेंट है, क्यू हमारा चार्ज एक ही रखा है, ए भी कांस्टेंट है, और हमने स्पेयर लिया है जिसका रेडियस भी क्या होने वाला है? कांस्टेंट। तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो हमारा V1 आएगा, कितना आएगा? के क्यू बाई आर। ये हमारा क्या है? हमारा पोटेंशियल है पॉइंट 1 पर। इसी तरह इस स्फीयर की किसी भी सरफेस पे आप अगर पोटेंशियल लिखोगे तो कितना आने वाला है? के क्यू बाई आर। और के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? हमने 4 ही पॉइंट लिया, आप इनफाइनाइट नंबर आप पॉइंट ले सकते हो इसके सरफेस पे। यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, कहीं भी सेम पोटेंशियल आने वाला है। तो यहाँ से मैं V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, चाहे जितने पोटेंशियल हो,
V4 हमने 4 दिया है, इन सब की वैल्यू कितनी KQ/R, और K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये हमारा कैसा सरफेस है जो हमने स्फीयर बनाया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो किसी को कुछ भी डाउट समझ में आया कि नहीं, कुछ क्लियरिटी मिली? अरे यार कुछ नहीं है, ऐसा सरफेस जिसपे हमारा क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर अब आपके दिमाग में आया सर चार्ज तो एक ही है, अगर हम इस स्फीयर के बाहर कोई स्फीयर बनाए तो क्या उस पे हमारा पोटेंशियल सेम होगा या इसके अंदर? तो उसके बारे में हम यहाँ लिखते हैं। देखो अगर हमारा चार्ज Q है, आप अलग-अलग रेडियस पे डिफरेंट डिफरेंट, पता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइनें आती हैं जो इस लूप में ऐसे चलती हैं, पता है ना? वही हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो अगर सेंटर सेम रहा, वहां से आप चाहे जितना भी स्फीयर बनाओगे, सारे स्फीयर के सरफेस क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब पता है ना कि सेम सेंटर, जहां भी बहुत लोगों की इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कंसेंट्रिक स्फीयर। अभी देखना इसी पे क्वेश्चन देखेंगे। कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज, हमारा एक ही चार्ज, ठीक है, विथ चार्ज एट, चार्ज हमने कहाँ पे रखा है, अगर इसके सेंटर पे रहेगा तभी ये होगा, एट इट्स सेंटर। अगर मानो कहीं और जगह हमने मानो कंसेंट्रिक स्फीयर तो बना दिया, लेकिन चार्ज यहाँ न रख के कहीं से के सरफेस पर रख दिया, तब ये वैलिड नहीं होगा। चार्ज हमारा कहाँ होना चाहिए, सेंटर पर, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक समझ में आया कि नहीं? सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे होगा इसको अभी मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, समझ गए कि नहीं? इसका मतलब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही मैं आपको सिखाता हूं, रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप करोगे। तो चलो बनाते हैं जो हमने वहां पे बोला। अभी मान लेते हैं हमारा एक चार्ज है प्लस क्यू, हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से एक हमने स्फीयर बनाया कोई भी, इसका रेडियस कितना है R1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल है जो यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे मान लें हमारा पोटेंशियल है V, तो इसके किसी भी सरफेस पे जाओगे आपका कितना आने वाला है, V ही आने वाला है। अब इसी चार्ज को हम सेंटर मान के, ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही पोटेंशियल लाइन आएगी, इनफिनाइट नंबर ऑफ पोटेंशियल लाइन आती हैं। एक और हमने पोटेंशियल यहाँ पे बनाया, इसका रेडियस दे देते हैं कितना, R डैश। तो इसके सरफेस पे आप कहीं भी कुछ भी पॉइंट लो, तो यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल अगर V डैश मान रहे हैं, तो इस स्फीयर की किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे पोटेंशियल हमारा सेम आने वाला है। वही वो बोल रहा है अगर चार्ज सेंटर पे है, वहां से आप कितने भी स्फीयर ड्रॉ करो, सबके सरफेस क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर यही केस माइनस में बोलता, कुछ नहीं करना है, माइनस का भी देख लेते हैं, सेम कहानी आएगी माइनस की भी। मान लेते हैं ये है हमारा पहला, अगर इसका हम यहाँ से रेडियस ले लेते हैं R, तो यहाँ पे अगर कहीं इक्विपोटेंशियल है V, तो इसके सारे सरफेस पे क्या होगा, V ही होगा। अगर मानो इसी चार्ज को हम सेंटर मान के एक और स्फीयर ड्रॉ करते हैं और इसका रेडियस मान लेते हैं R डैश। अरे यार आप देखो, अगर यहाँ पोटेंशियल इस पॉइंट पे इस डिस्टेंस के कारण लिखोगे KQ/R डैश, KQ/R डैश, किसी भी पॉइंट पे लिखोगे हर जगह बराबर आएगी। अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही होगा, ऐसा नहीं कि 20 हो जाएगा। ठीक समझ में आया कि नहीं? जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, V डैश, कुछ भी पूछे बोलो, कर लोगे कि नहीं? समझ में आया? अगर हमारा पॉइंट चार्जर है उसके कारण हमारा जो बनेगा इस फॉर्म में निकलती है इक्विपोटेंशियल लाइन, अगर उसको हम सेंटर मान के कितना भी स्फीयर ड्रॉ करें, सारे का सरफेस हमारा क्या होने वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होने वाले हैं। ये तो हमने पॉइंट चार्ज के केस में देख लिया। अगर चार्ज हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तब क्या होगा, उसको समझते हैं। अब हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद है कि भूल गए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, पोटेंशियल निकाला था, सब कुछ हमने निकाल लिया है, बस उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। अगले लेक्चर में जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लूंगा ना, वहां पे ये सब यूज होंगे, वहां पे वर्क डन और ये सब आएगा जो इसकी प्रॉपर्टीज है, और इसके प्रॉपर्टीज इसी साल जेई ने क्वेश्चन पूछा था। मैं मान लेता हूं ये हमारा कोई क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस माइनस आप कुछ भी ले लो, मैं क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव लैम्डा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से किससे लिखते थे,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, भूल गए कि याद हो सरफेस चार्ज जो हमारा स्फीयर के सरफेस पे आता था। तो अगर इससे आर दूरी पर कहीं भी हम एक क्या बना दें, इसका गॉसियन क्या हम एक सिलेंडर बनाते थे उस तरीके से देखते हैं। अगर यहां से मैं आर दूरी पर पोटेंशियल निकालूं या यहां से आर दूरी पर पोटेंशियल निकालूं, बोलो सेम आएगा कि नहीं? अरे यार के क्यू बाई आर जो यहाँ पे होगा वो तो सेम आएगा। कहीं भी आप अगर डिस्टेंस हमारा बराबर है तो हमारा पोटेंशियल क्या आने वाला है? पोटेंशियल हमारा सेम आने वाला है। इसी को लेके अगर मानो मैं एक सिलेंडर बना देता हूं जिसका रेडियस है आर, समझ में आया कि नहीं? तो इस सिलेंडर के सरफेस पे आप कहीं भी देखोगे, इसके सरफेस पे देखो, चाहे आप यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी अगर इसको मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे दूं, हर जगह पे पोटेंशियल क्या आने वाला है? देखो डिस्टेंस यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, हर जगह डिस्टेंस बराबर है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज होता v इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो ये हर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या आने वाला है? हर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल सेम आने वाला है। और ये किसके सरफेस पे है? स्फीयर के सरफेस, सॉरी सिलेंडर के सरफेस पे है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। याद आया कि नहीं? आई होप आपको याद आ गया होगा। हमने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर चीज निकाली थी। आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। अब आपको दिमाग में आएगा सर स्फीयर में हम कंसेंट्रिक मान देते थे, अगर इस जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हम अलग अलग दूरी पर डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर बनाए तो क्या वो हमारा सेम होगा कि नहीं? वो भी हमारा बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अगर हम इसको कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर सेम होगा, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ मीनिंग, कहोगे तो हम बना भी देंगे। कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर चार्ज। ये कहां पे है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इस सिलेंडर के किस पे है? इस सिलेंडर के एक्सिस पे है। तो इसके एक्सिस को अगर हम सेंटर मान के कितना भी सिलेंडर बनाए सबका सरफेस क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल चार्ज एज एक्सिस। इसके एक्सिस पे रहेगा तभी वैलिड होगा चार्ज, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर के सरफेस को सिलेंडर आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो इसके सरफेस पे देख रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको ड्रॉ कर दें, चलो ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, वायर आप कितना भी मान लो अनंत तक, जहां तक आपकी मर्जी, ये है लैम्डा। अब इससे इस एक्सिस को हम सेंटर मान के, मानो एक सिलेंडर हमने ए बनाया, ठीक, आर रेडियस पे, दिख रहा है कि नहीं? ये हमने आर रेडियस का एक सिलेंडर बनाया। इस सिलेंडर के किसी भी सरफेस पे जाओगे, अगर यहाँ पे मानो भी है तो यहाँ भी भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कहीं भी आप देखोगे हर जगह पोटेंशियल क्या आने वाला है? VE। अगर इसी को मैं सेंटर मान के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक और सिलेंडर बना दूं तो हमारा क्या होगा? देखो ऐसा मत सोचना अंदर हो गया है। और इसका रेडियस ले लें आर डैक्स। आर डैक्स कहां से है हमारा? इस सेंटर के जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एक्सिस से। अगर यहाँ भी डैक्स माने तो इसके किसी भी सरफेस पे जाओगे पोटेंशियल हमारा क्या आने वाला है? सेम। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यहाँ चार्ज इसके एक्सिस पे होना चाहिए, एक्सिस पे नहीं रहेगा तो ये वैलिड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? इतने टाइप के आते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में तो आप आंसर कर लोगे कि नहीं? आई होप आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिनका जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन अक्सर जेई पूछा है कई बार, और नीट में तो न जाने भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है?
ये हमने ऑलरेडी डाइपोल के समय आपको बताया था, उसी को लिख रहे हैं। पहले हम वो लिखेंगे, क्या बोलते हैं, अपना जो इसकी मीनिंग है उसको लिखेंगे, फिर प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे द पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच, बिटवीन एनी टू पॉइंट, कहां पे लेना है, इक्वी पोटेंशियल पे, बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वहां पे बोलो क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल सेम होता है। आप अगर डिफरेंस लोगे तो क्या आने वाला है, आप बताओ, वो जीरो आएगा यार। अगर भी है, आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ अगर इसको 1 मान के इसको 2 मान के यहाँ भी डेक्स दोनों का डिफरेंस लूं, तो भी डेक्स माइनस भी डेक्स क्या आएगा, जीरो। वही वो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, जीरो। इसका आप क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा यूज देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलो अगर मान देते हैं ये हमारा कोई एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पे हर जगह हमारा पोटेंशियल कितना, कुछ भी 5 वोल्ट 10 वोल्ट, कोई भी, मैं एक जनरल टर्म भी मान देता हूं, इसके कहीं भी किसी भी सरफेस पे देखोगे क्या है, भी। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट दे देता हूं, ए और बी। आप बताओ इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी हम लिखेंगे, भी माइनस भी दोनों की वैल्यू भी है, तो हमारा भी ए माइनस भी बी निकल के आएगा जीरो। तो अगर हमारा इक्वी पोटेंशियल, हमारा सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ईएसएम लिख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, कभी भी एग्जाम में पूछेगा कर दोगे कि नहीं, अब आप आसानी से कर दोगे। चलो अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो वर्क, कोई भी इस प्रॉपर्टी पे जेई ने इसी साल क्वेश्चन पूछा था, आप जाके देखना, नो वर्क इज डन, इसका मैंने क्वेश्चन भी कराया है, आप देख लेना जेई मेन पीवाईक्यू में। नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग, फोर्स इन मूविंग, इसको पहले लिख देते हैं, फिर पूरा इसको प्रूफ के साथ देखेंगे। मूविंग चार्ज ऑन, मूविंग चार्ज ऑन, चार्ज को हम कहां पे मूव करा रहे हैं, चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज मूव कराएंगे तो वहां पे हमारा कोई भी वर्क डन नहीं होगा। आपको पता है ना कि अगर फोर्स हमारा मूव करता है, वर्क डन, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारा वर्क होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो चलो इसी को हम समझते हैं कि कैसे हो रहा है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लें, चलो ले लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पे पोटेंशियल हमारी भी हर जगह बराबर है। अगर ये बोल रहा है कि हमारे 2 पॉइंट हैं, ए से बी पे हम किसी भी चार्ज क्यू को ले जा रहे हैं, तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं किया जाएगा। याद है ना, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ले चलूंगा, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन आएगी, फोर्स लगेगा कि नहीं, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो डिस्टेंस बढ़े ना, पोटेंशियल यही होता था ना, हम उसके अपोजिट में काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे। जो इसकी डिफिनेशन आती थी, क्या आती थी, भी, अगर हमें बी पे चाहिए, भी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस भी ए, हमारा क्या आता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां पॉइंट हुआ, बी टू ए, यही ना, बी, हम कहां से आ रहे हैं, ए से बी पे आप जाओ, तो हम यहाँ पे ए से बी पे जा रहे हैं, इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जो हम मीनिंग वहां कर रहे थे उसी को लिखते हैं। ए से बी पे जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय वो चार्ज करते थे, अगर यहाँ पे हमने चार्ज क्यू लिया है तो इसको क्यू, यही करते थे ना। तो जो हमारा नेट फोर्स आएगा, देखो ये इक्वी पोटेंशियल है, यहाँ अगर इसका भी है, अगर इक्वी पोटेंशियल है, यहाँ भी हर जगह भी है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से जो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आया, ये हमारा कितना आया है, जीरो। ये तो एक्सटर्नल आया, तो आपको पता होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारा निगेटिव होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एकदम हम सेम अमाउंट में लगाते थे, बस उससे जरा सा कम, ताकि वो मूव हो चल सके। इसके बारे में डिटेल में देखना है, पिछला वीडियो देखने गएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए,
सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इसको ना समझ में आए तो बोलो मैं स्पेयर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, आ गया कि नहीं, कैसे जीरो आता है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप किसी भी चार्ज को मूव कराओगे उसके कारण वर्क डन हमारा जीरो आएगा। चलो अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जेई ने इसी पे इस बार क्वेश्चन पूछा है, आप जाके देख लेना। तीसरा है इसके डायरेक्शन के बारे में, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी बोलो, इन दोनों में एक दूसरे की क्या होती थी, पैरेलल या परपेंडिकुलर, याद है कि भूल गए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे डायपोल में हमने देखा था, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया कि नहीं? अगर ना समझ में आया हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जितनी भी प्रॉपर्टी है याद रखना, क्वेश्चन फिर से इसी पे पूछा जाएगा। चलो इसको देखते हैं, क्या ये कह रहा है। अगर कोई हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसपे पोटेंशियल हर जगह सेम है, इक्विपोटेंशियल को मैं ई एस से लिख रहा हूं, ठीक। अगर हमारा यहाँ पॉइंट ए मैं ले लूं, आप बताओ, यहाँ पॉइंट ए ले लूं, इसको बी डायरेक्शन यहाँ मूव कराऊं डी आर, तो ये हमारा जो इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल ये सरफेस है, ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसके परपेंडिकुलर ही आएगी। अगर सरफेस ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकलेगी। तो इसका परपेंडिकुलर या तो ये अपवर्ड आएगी या ये डाउनवर्ड, किधर भी जा सकती है। ये वेक्टर ये सरफेस के नीचे का पार्ट है, सरफेस के ऊपर का, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री ही होगा। समझ में आया कि नहीं? अब इसको प्रूफ के साथ देखते हैं कि कैसे होता है। आपको याद है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डी भी इक्वल टू क्या होता था, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हम ए से बी एकदम छोटू सा डिस्प्लेसमेंट डी आर कराए हैं। अब देखो पोटेंशियल लिखना है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, अब देखो माइनस अगर ये है, इसको मैं जब डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो माइनस तो साइन दिखाता था, उसको हटा देते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ई डी आर कॉस थीटा आता है, नई डायरेक्शन बताने के लिए कॉस थीटा। तो देखो वी बी और वी ए अगर इक्वी पोटेंशियल है, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी बी माइनस वी ए मतलब वी माइनस बी, ये हमारा आ जाएगा जीरो, जीरो इक्वल टू ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। अब आप इसमें से बताओ क्या जीरो हो सकता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? नहीं, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, कॉस थीटा को। तो अगर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हुआ तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, कॉस कितने की वैल्यू जीरो, 90 डिग्री। तो जो हमारा थीटा आया है वो हमारा निकल के आया है 90 डिग्री। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, किसके, वो हमेशा जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसके हमेशा परपेंडिकुलर होंगी डी आर वेक्टर के। अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से इसको ड्रॉ करें, बोलो ये समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो होगी क्योंकि चार्ज है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ, देखो डी आर की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, डी आर ई वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ से आप इसको देख भी सकते हो मैथमेटिक्स के द्वारा। चलो एक आपको स्फीयर के दिखा देते हैं। अगर ये हमारा कोई स्फेरिकल सरफेस होता, हम एक चार्ज क्यों रखते, यहाँ से मानो मैं इक्विपोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट सरफेस बनाऊं, एक सरफेस ए बनाऊं, एक सरफेस ए बनाऊं और एक सरफेस ले लेते हैं, जितनी मर्जी आप उतनी बनाओ, तीनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जिसपे जितना पोटेंशियल रहेगा सब पे क्या रहने वाला है, अगर इस पे भी है तो इसके पूरे सरफेस पे भी ही रहेगा। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी यहां से निकलेगी ए प्लस क्यू से, सब इसके परपेंडिकुलर, इसके रेडियल ही आती थी कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई वेक्टर, याद है कि भूल गए? इस सरफेस पे देखो इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही आएंगी।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए सारे प्रॉपर्टीज को मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बोलो, ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो उसके परपेंडिकुलर आती है। चलो चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी याद है ना, हमने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था कि वहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। जो हमारे टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या एक दूसरे को कट करेंगे? आप सोच के बताओ। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी नहीं करेंगे। कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर दिए तो पूछोगे सर क्या होगा? तो चल उसी को देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारे दो सरफेस हैं, कोई भी डाउट? ये हमारा है एक सरफेस, किसी को भी आप नाम दे दो, इसको हम दे देते हैं 1। एक और सरफेस है इधर हमारा जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखते हैं कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा हमारा। ठीक, ये है हमारा सरफेस 2। अब आप मुझे बताओ, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आप मुझे बताओ इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर आती है कि नहीं? बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आती है। तो ये जो हमारा सरफेस 2 हमने माना है, अगर ये हमारा 2 है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगी कि नहीं, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है E2। और जो इसके कारण आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 के, इसके परपेंडिकुलर आएगा E1। तो देखो यार, यहाँ पे इंटरसेक्शन पे तो दो डायरेक्शन हो गए, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आप रीजन लिख लोगे ना। इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी? केवल एक होगी। तो इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो हम इक्विपोटेंशियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। किसके लिए? डायपोल के लिए बनाते हैं। डायपोल याद है कि भूल गए? क्या होता था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या करना है यहाँ पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका ड्रॉ करेंगे? आप वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है। फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने इसलिए लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो चलो इसका इक्विपोटेंशियल प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एक डायपोल बना लेते हैं, किसी को भी पहले ले लो। मान लेते हैं यहाँ है हमारा प्लस क्यू, यहाँ है हमारा माइनस क्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती थी? पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पे जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन निकल रही होंगी, जो यहाँ पे जा रही होंगी, कुछ इस तरीके से जा रही होंगी कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइनें यहाँ से निकल रही होंगी और इधर जा रही होंगी। अब जरूरी नहीं कि सब इसी डायरेक्शन में जा रही होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में भी तो जा सकती है, ऐसे ही जा रही होंगी। और जो ये हमने पॉजिटिव से बनाया है, इसी तरह इस डायरेक्शन में भी जा रही होंगी कुछ। अरे तो चारों तरफ जा रही होंगी ना, स्पेस में इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, इस तरीके से जा रही होंगी कि नहीं? पूरा पॉजिटिव से जा रही होंगी। और निगेटिव पे क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आती हैं। तो जो निगेटिव पे आएंगी वो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं आ रहे हैं। बोलो पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे बनाने को बोले तो बना लोगे कि नहीं? डायरेक्शन निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आती हुई प्रतीत होती हैं। इमेजिनरी लाइनें होती हैं, एक्चुअल में मत मानना।
ये सब आप याद रखना। अब आपको क्या बनाना है यहाँ से, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलो मैं क्या करता हूँ ना यार, इसको यहाँ से हाफ में वो कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमारा डाइपोल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेसेस अ स्मॉल डिस्टेंस। तो चलिए इनके कारण हम इलेक्ट्रिक वो बनाते हैं, ये डॉटेड से। क्या है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं, ऐसे बढ़ते हुए यहाँ तक आएगा। एग्जाम में पूछे बना लोगे कि नहीं? ये सब जितने भी हम डॉटेड बना रहे हैं सब हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सब कैसे बनाते हैं, एक बार जाके वहां से देखना तो और अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये हमने इसके कारण बना दिया प्लस क्यू के। इसी तरह निगेटिव के चारों तरफ पोटेंशियल आएगी कि नहीं, और वो हम कैसा दे रहे हैं, स्फेरिकल फॉर्म में, कुछ इस तरीके से बनेंगी। तो जो ये सरफेस बन रहा है, जो हम ये डॉटेड से दिखा रहा हूं, ये हमारा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। किसके कारण? डाइपोल के कारण। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो लाइनें आएंगी यहाँ से देखो, कुछ इस तरीके से आएंगी यहाँ पे, ठीक इधर से भी आएंगी, और यहाँ से कुछ ऐसे मिलती हुई जाएंगी। ये हुआ हमारा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगी। इसकी जो 4 प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना, क्योंकि इस पे जेईई ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और नीट ने भी, इसलिए इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए, ये रहा आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, क्योंकि और टॉपिक ऐड करते तो वीडियो काफी लेंदी हो जाता। फीडबैक देके जरूर बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या आपको नहीं आ रहा है, आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेल आईडी है वहां पे मेल कीजिए। मैं आपको पर्सनल जूम मीटिंग या आपका गूगल मीट जिसके जरिए बोलेंगे कनेक्ट होकर आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। बस मेरा एक ही मोटो है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, आपकी तैयारी रुकने ना पाए, और क्वालिटी एजुकेशन हर बंदे को मिले। चाहे देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी उसी कैटेगरी का था, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। पोटेंशियल तो है, लेकिन उस लेवल का अगर यूट्यूब कोई पढ़ाते भी हैं, कुछ टॉपिक कवर करते हैं, इसके बाद वो स्किप कर देते हैं। इसलिए मैंने ऐसा चालू किया है कि जो भी बंदे को, अगर वो फिजिक्स यहाँ से स्टडी कर रहा है, मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ, आप इंडिया के किसी भी टॉप कोचिंग से कंटेंट मैच करा देना। अगर कुछ भी कम निकल, मैं यार हमेशा ज्यादा ही करता हूँ, इवन लड़के कमेंट भी करते हैं कि सर इतना ज्यादा ना पढ़ाया करो, लेकिन यार अगर रैंक लाना है तो इतना आपको करना ही होगा, क्योंकि टॉप करना। और बताओ ना, कुछ भी सिलेबस के बाहर है और आपको यकीन ना हो, आप जाके देखिएगा जो अभी जेईई और नीट 2024 में हुए हैं, मैंने क्लास 11 का जितना भी कवर किया था, सारे क्वेश्चन नोट से ही आए थे। और मैं फिर से अभी बोल रहा हूं, अभी जो जेईई और नीट 2025 में होगा, या 2025 में आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम दो या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सारे क्वेश्चन नोट से ही आएंगे। आपको यकीन हो, जब एग्जाम बीतेगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, देखो इसको इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप हमारे चैनल से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, बेफिक्र होकर स्टडी कीजिए, आपकी रैंक लाने की जिम्मेदारी हमारी। बस मैं जितना आपको समझा रहा हूं उसको समझिए, फालतू के डिफिकल्ट क्वेश्चन मत प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज भी चालू किया है, कितने इजी क्वेश्चन जेईई या नीट में पूछे जाते हैं। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको हार्ड हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस ट्रैप से आप बाहर निकलिए, पीवाईक्यू को 4 से 5 बार सॉल्व कीजिए। देखिए फिजिक्स में आपका डेफिनेटली एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना सॉल्व हो रहे। फिजिक्स के लिए नहीं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो नीट वाले हो, बायो, सब के लिए यही करिए। कोई क्वेश्चन नहीं, आप अपने बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक है 12th की। इसके अलावा आप जो पीवाईक्यू है उसको 3 से 4 बार लगा लीजिए, आपका डेफिनेटली अच्छी रैंक आ ही जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।